बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। आज हम सेकंड चैप्टर 10th क्लास की बुक का स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11। ये चैप्टर है होम्योस्टेसिस, इससे रिलेटेड होम्योस्टेसिस। तो पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। व्हाट इज द होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस जो है, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के इनर एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है इन रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट जो भी हो, उसका असर उसके अंदरूनी एनवायरनमेंट पर ना पड़े। मतलब कि जो उसका अंदरूनी एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। बाहर बेशक जो भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है या हमारे अंदर कोई और केमिकल्स की कंसंट्रेशन है, हमारे लिए जो सूटेबल कंडीशंस है वो उसका मेंटेन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी, किसी भी जानदार की बॉडी की इंटरनल कंडीशन का मेंटेन रखना या कांस्टेंट रखना एट इक्विलिब्रियम। अब इंटरनल कंडीशन किस लिहाज से इंटरनल कंडीशन मेंटेन है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, के इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। तो उसके लिए हम कह सकते हैं चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक जनरल एग्जांपल से अगर हम देखें, घर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कोई हीटर लगाया हुआ है और वो रूम में टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर उसकी सेटिंग से टेम्परेचर कम हो जाता है तो तब भी उसका थर्मोस्टेट जो है वो ऑन हो जाता है, उस लेवल पर जो है उस टेम्परेचर को ले आता है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो थर्मोस्टेट बंद हो जाता है ताकि टेम्परेचर जो है उसी स्टेट में आ जाए। या फिर घरों में हम एसी लगाते हैं, एसी का एक खास टेम्परेचर रखते हैं, जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता एसी जो है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे वो मेंटेन कर लेता है उतना टेम्परेचर तो वो ऑफ हो जाता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी इसी तरह का एक सिस्टम लगा होता है। जैसे हम टेम्परेचर को ही देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अगर हम सेल्सियस में लें तो 37 सेल्सियस होता है और फ़ारेनहीट में लें 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है यहीं पे रहता है। ये हमारी इंटरनल कंडीशन का टेम्परेचर है। लेकिन आपको पता है हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर हम समर में देखते हैं, अक्सर जो है टेम्परेचर जो है वो 25 से 50 सेल्सियस तक बढ़ जाता है समर में। और इसी तरह अगर हम विंटर में लें तो विंटर में हमारे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो 0 से लेके हम 20 तक लिख सकते हैं। 20 सम टाइम माइनस में भी चला जाता है। लेकिन ये सारे हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, इसका इफेक्ट हमारी इन बॉडी के इंटरनल कंडीशंस पर नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर जो है यही टेम्परेचर 37 सेल्सियस और या ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इससे बढ़ता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में थर्मोस्टेट की पोजीशन हाइपोथैलेमस होता है, वहां से हमें सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं और वो कंडीशन जो है वो फिर उसको बॉडी को टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना इंटरनल कंडीशन में जरूरी है, क्योंकि हमारे जो एंजाइम है वो इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। आपको पता है हम इंसानी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उन सब में एंजाइम्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स होते हैं तो कोई भी केमिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीडली होता है और सही तरीके से सरंजाम देता है। तो एंजाइम्स की वर्किंग के लिए जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी है। कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, हाई टेम्परेचर में ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 55 या 60 के करीब अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस तक जाएगा तो ये एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं।
यानी इनके केमिकल बॉन्ड्स जो हैं टूट जाते हैं और इनके दरमियान जो है वो केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो जाती है। तो एंजाइम जो है वो टेम्परेचर की एक ऑप्टिमम रेंज होती है, जिसमें 25 से लेके आप कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये ऑप्टिमम रेंज होती है। किसी भी केमिकल में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स को वर्किंग के लिए। अगर इससे ज़्यादा या कम टेम्परेचर होता है तो एंजाइम की वर्किंग इफेक्ट होती है। लो टेम्परेचर में ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ये अपना अमल नहीं करते, और हाई टेम्परेचर में ये डीनेचर हो जाते हैं। तो ये तो था होम्योस्टेसिस। या फिर हम इसी तरह और भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे हम जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, लेकिन ये लेवल जो है इंटरनल कंडीशंस में हमारे होम्योस्टेसिस में यही लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। ये होम्योस्टेसिस क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी सेल्स नीड स्टेबल इन्वायरमेंट, ताकि हमारी बॉडी सेल्स को स्टेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल हो। बॉडी सेल्स जो है उनको क्या चाहिए? होम्योस्टेसिस की जरूरत होती है। नीड्स बॉडी सेल्स नीड्स स्टेबल इन्वायरमेंट, के उनको स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होती है। तो जब एक जैसी या कांस्टेंट इन्वायरमेंट होती है, स्टेबल इन्वायरमेंट होती है, तो तभी हमारे बॉडी सेल्स जो हैं वो सही प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं, उनके अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है। इसके अलावा जो भी मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है वो स्टेबल होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और इसके अलावा होम्योस्टेसिस किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट फॉर दी एफिशिएंट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एंजाइम्स की वर्किंग है वो भी इसी की वजह से जो है वो प्रॉपर होती है ऑफ एंजाइम, कि अगर एंजाइम की वर्किंग के लिए भी हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो ये तो था सम अबाउट द होम्योस्टेसिस। हमने होम्योस्टेसिस के बारे में कुछ पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस जो है इसमें मजीद कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो और प्रोसेस होते हैं वो होते हैं, एक ऑस्मो रेगुलेशन, दिस इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। सेकंड है थर्मो रेगुलेशन और थर्ड है एक्सक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन या होम्योस्टेसिस की कंडीशन को कायम करने के लिए ये तीन प्रोसेस जरूरी थे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। और इस चैप्टर में हम इसी के लिहाज से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि It is the maintenance of the amount of water and salt in body fluid, के बॉडी के फ्लूइड में वाटर और साल्ट की अमाउंट को मेंटेन रखा जाता है। टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, कि साल्ट की अमाउंट और वाटर की अमाउंट जो है वो बॉडी में कैसे मेंटेन रखी जा सकती है। तो ये प्रोसेस जो है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किसके जरिए होता है? कंट्रोल किसके जरिए होता है? ये होता है डिफिजन के जरिए एंड ऑस्मोसिस के जरिए। अब हम डिफिजन को देख लें। डिफिजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आप सबने को पता होगा कि जब एक सेल से दूसरे सेल में अगर पानी की मिकदार जाती है तो उसमें बाज़ का डिफिजन के जरिए कि जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा वहां से दूसरी तरफ जहां पानी की कंसंट्रेशन कम है वहां पर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर, ज्यादा मिकदार से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक भी आप कह सकते हैं, टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स और साल्ट वाले जो है इस तरह मूव करता है। दूसरा है जो ऑस्मोसिस, स्पेसिफिक एक खास स्पेशल प्रोसेस होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का ये प्रोसेस है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
कि वाटर मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन्स के जरिए, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर में ये है कि ये एक, फॉर एग्जांपल एक मैं प्लांट सेल बना रही हूँ, एक सेल है, इसके अंदर जो है वो साल्ट की मिकदार ज्यादा है, साल्ट की मिकदार ज्यादा है, और बाहर इन्वायरमेंट जो है उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है। यहाँ का क्या है, वाटर जो है वो ज्यादा है। अब जो है ये सेल के अंदर है, वाटर की मिकदार जो है बाहर ज्यादा है, और ये सेल जो है उसके अंदर साल्ट की मिकदार ज्यादा है, तो पानी जो है वो इस तरफ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह ये जो साल्ट है इसकी मिकदार ज्यादा है और बाहर जो है वो साल्ट की मिकदार कम है, तो साल्ट जो है वो इस तरफ मूव करेगा, साल्ट की मूवमेंट जो है वो इस तरफ होगी। तो इस तरह एक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है और वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इस तरह इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है मेंटेन की जाती है। उसमें आप उसका सेल्स के अंदर अगर पानी की मिकदार ज्यादा होती है तो टोनिसिटी का आपने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है पानी की मिकदार का सेल में ज्यादा हो जाना, या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाता है कि जिसमें पानी की मिकदार जो है वो सेल में कम हो जाती है। ज्यादा होना या कम होना, ये दोनों सूरतें सेल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सेल को अपने अंदर अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट जो है वो मेंटेन रखना होता है, और वो मेंटेन किस प्रोसेस के जरिए करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए करता है, और उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ह्यूमन बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो ऑर्गन करता है वो है किडनी। हमारे बॉडी में किडनी का काम जो है वो भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प देती है। अगला प्रोसेस हम देखते हैं वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब हीट, हीट रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो इसी तरह थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैंने ऊपर भी आपको होम्योस्टेसिस के एग्जांपल में भी बॉडी टेम्परेचर की बताई है कि हमारे बॉडी का किसी भी जानदार के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना जरूरी है इन रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाहर जो भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो, चाहे 40 हो, 50 हो या 55 हो या बिलो 0 हो, लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना नॉर्मल जरूरी है। वो क्या है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 37 सेल्सियस जो है वो होना जरूरी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इधर दोबारा लिख लेते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 37 सेल्सियस में, फ़ारेनहीट में लिखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहीट। और अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होना या कम होना एंजाइम की वर्किंग जो है वो इफेक्ट करती है, और इस टेम्परेचर पर ऑप्टिमम एंजाइम जो है वो बेस्ट काम करते हैं एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कम होता है तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। हमने स्टार्ट में इसको टेम्परेचर को होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन की एग्जाम्पल जो है हमने स्टार्ट में अच्छी तरह देखी है। अब थर्मो रेगुलेशन के बाद हम देखते हैं थर्ड प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये थर्ड भी, ये क्या है, एक्सक्रीशन। होम्योस्टेसिस के थर्ड जो प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ये है प्रोसेस ऑफ, आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस ही है, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है एलिमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम अ बॉडी टू फ्रॉम बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट। इसमें क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेट या निकाले जाते हैं, या एक्सक्रीट एलिमिनेटेड फ्रॉम अ बॉडी।
कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो एलिमिनेटेड या एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ बॉडी किया जाते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसको मेंटेन रखा जाए, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा जाए। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्या होते हैं, हमारे जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके रिजल्ट में हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया पैदा होता है, फिर वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और वो हमारे बॉडी से निकलता है, या फिर हमारे अंदर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सारों का हमारी बॉडी से निकलना जरूरी होता है और इसी का निकलना जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कि एनी सब्सटेंस, कोई एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि कोई भी मेटाबॉलिज्म जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो उसके रिजल्ट में सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उसमें कुछ यूजफुल होते हैं, वो तो हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और ये हार्म द बॉडी, अगर नॉट एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, कि अगर ये हमारे बॉडी से ना निकलें तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है हमारे बॉडी से निकलने चाहिए। तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, वो दो तर्ज में, एक यूरिन के जरिए वो निकलते हैं, किडनी जो है इसमें हेल्प करती है, और दूसरा हमारे बॉडी से यूरिया निकलता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बचते हैं वो बॉडी से रिलीज होते हैं। तो ये तो देखा हमने होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस असल में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। और ये इंटरनल कंडीशन जो है वो किस किस की मदद से मेंटेन की जा सकती है, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखकर, टेम्परेचर मेंटेन रखकर, और एक्सक्रीशन के जरिए या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करके। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए जो टर्म्स यूज होती है हमने उनको 1 by 1 देखे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।